हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज का हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशनल नीड। चैप्टर आपका 15th इज द न्यूट्रिशनल नीड and today we are discuss about the we are have assessing the nutritional status, then diet in the health and illness, then after that therapeutic diet in cardiac patient, right? तो पहले हम पेशेंट जब भी हमारे पास आता है कि उसको कोई भी प्रॉब्लम है, जनरल उसको वीकनेस हो रही है, लेथार्जी हो रहा है, लेजीनेस हो रहा है, तो हम कैसे पता चलेगा कि भाई पर्सन को जो है न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया होता है जिसमें उसे असिस्ट करेंगे। देन डाइट इन द हेल्थ, देन इलनेस। अब इलनेस है तो उसके लिए क्या डाइट रहेगी, पर्सन हेल्दी है तो क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, और उसकी कार्डियक पेशेंट है ना, कार्डियक पेरेंट्स, उसको हार्ट का कोई भी पेशेंट है उसके लिए क्या डाइट है जो उनको फॉलो करना चाहिए। तो एक एक करके हम ये सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो फर्स्ट वी हैव द कलेक्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की जो बॉडी का मेजरमेंट है, लाइक जो नॉर्मल लाइफ से देख सकते हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया, वेट हो गया, स्किन फोल्ड हो गया, स्किन का इंटीग्रिटी हो गया, आर्म एंड वेस्ट का आपका सरकमटेंस हो गया, जैसे कि आपका आर्म है, 4 आर्म है ना, इसका सरकमटेंस कितना है, सरकमफेरेंस कितना है, वेस्ट का कितना है। तो इस तरीके से हम बॉडी को जनरल ऑब्जर्व करके भी हम पता लगा सकते हैं। तो दिस इज द एक नॉर्मल मेजरमेंट हो गया, या आप जो मेजरमेंट टेप आता है उससे आप वेस्ट को मेजर कर सकते हैं, उसका सरकमफेरेंस कितना है, स्किन का फोल्ड कितना है। जैसे कि ये ज़्यादा उसको फैट है तो उसका पूरा ये हाथ में इतना फोल्ड नहीं होता है, ठीक है, इधर तक ही होगा उसका, बिकॉज ऑफ फैट की वजह से। किसी का बॉडी जो है थिन है तो उसका पूरा ये सरकमफेरेंस जो है पूरा उसका फ्लेक्सिबल होगा और एक्सटेंड और फ्लेक्शन कर सकता है, राइट। देन वेस्ट का, कमर का, उसका सरकमफेरेंस कितना है वो आप पता कर सकते हैं, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है। और अकॉर्डिंग टू वेट और हाइट जो एक बीएमआई का हमारा कैलकुलेशन होता है, तो ये आपको हेल्प करता है। अब मान के चलते हैं हम, इट हेल्प असेसिंग क्लाइंट कैलोरी एंड एनर्जी। अब इसके अकॉर्डिंग किसी का हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। वेट ज़्यादा है तो उतना फैट की वजह से उसे कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए, तो खाना भी ज़्यादा चाहिए उसे, राइट। तो इस तरीके से डिसाइड होता है। तो ये हेल्प करता है हमारा कैलोरी को और एनर्जी को असिस्ट करने के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे द बीएमआई। बीएमआई मीन्स की बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स है। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें आता है हमारा बीएमआई इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इन मीटर, राइट। इसको हम मीटर में करते हैं। इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे किसी का जस्ट हम मान के चलते हैं कि उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है या 4 मीटर है, वटेवर जो भी है, उसका वेट कितना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी निकल के आता है। तो इसमें यदि 18 के आपका नीचे आ रहा है, लेस देन 18 आ रहा है, तो आप अंडर वेट होते हैं। लेस देन 18 से यदि 24 के बीच में आ रहा है, दिस इज द नॉर्मल। यदि इससे कम आ रहा है तो अंडर वेट है, इसके ऊपर जा रहा है तो ओवर वेट है, और 30 के और ऊपर जा रहा है तो फैट है, और लाइक इधर 15 या 14 के और नीचे आ रहा है तो और सीवियर मेल न्यूट्रिशन है, अंडर वेट है। तो दिस इज द फॉर्मूला। यू कैन गो टू गूगल एंड चेक इट, राइट। आप गूगल पे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोकेमिकल डेटा। अब ये तो हो गया आपका बॉडी का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। इसके अलावा आता है बायोकेमिकल। बायोकेमिकल मतलब कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स हैं, जो भी केमिकल्स हैं, उनका बैलेंस कितना है ना, उनका रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज है या एबनॉर्मल रेंज है, तो वो हमको फाइंड आउट करना होता है। यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। तो हियर इज द बायोकेमिकल डेटा। बायोकेमिकल मीन्स कि आपका एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है। तो फीमेल में इसकी जो रेंज होती है वो होती है 14 से लेकर 12 से लेकर के 14 अप्रॉक्स। एंड मेल्स में जो होती है वो होती है आपकी 14 से लेकर के 12 to 14 एंड 14 to 16। तो दिस इज द नॉर्मल रेंज है। इन केस यदि फीमेल में से कम होता है तो एचबी उसका कम है, एचबी डेफिशिएंट है, और इससे अबव होता है तो एचबी ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर होना जरूरी होता है। देन आता है आपका सीरम एल्बुमिन ट्रांसफेरिंग, जो भी हम टेस्ट कराते हैं, तो ये भी आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए।
उसके बाद आपका ल्यूकोसाइट है, WBC काउंट वगैरह वो आपके नॉर्मल होना चाहिए। क्रिएटिन हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया। ग्लूकोज भी बिकॉज ग्लूकोज क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप वर्कआउट करते हैं, उसके लिए आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से गेन होती है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल क्या है, समटाइम कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ है तो ओवरवेट होने के चांसेस रहते हैं। लिपिड प्रोफाइल क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम चेक कराते हैं और आफ्टर दैट फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पेक्ट फॉर द क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन मतलब उसकी बॉडी को देख करके क्या क्या उसको हमको साइन देखने को मिल रहे हैं, तो वो साइन को हम असेस करते हैं। तो क्लिनिकल साइन में क्या क्या आता है, लाइक आपका सचेस वीकनेस, पेशेंट कहेगा है ना, आई एम फीलिंग फटेग, आई एम फीलिंग वीक, ना आई एम फीलिंग लेथार्जी। तो जब वो बोलेगा कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है ना, बॉडी मुझे एग्जॉस्ट होती पूरी, तो दिस इज द एक साइन है कि उसको क्लिनिकल साइन। तो पेशेंट से आप पूछ सकते हैं उसका स्किन का जो कलर है वो कैसा होगा, पेल येलो कलर का होगा। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट बोलेगा कि नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती है, खाना ही नहीं खिलाता है, राइट। एंड असेसमेंट ऑफ द बॉडी सिस्टम, अब इसके अलावा जो आपके वाइटल साइंस होते हैं सिस्टम वाइज आप उसे असेस कर सकते हैं। उसका हार्ट रेट क्या चल रहा है, उसका बीपी क्या है, उसका शुगर लेवल क्या है, उसका रेस्पिरेशन क्या है। तो ओवरऑल आप उसे जीआई ट्रैक का भी आप कर सकते हैं। तो आपका सिस्टम वाइज असेस करना है। इसके बाद आपका डाइटरी हिस्ट्री, राइट। अब डाइटरी हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछेंगे क्योंकि आपको तो पता नहीं रहेगा कि भाई क्या इनटेक करता है क्या नहीं करता है, तो आप पेशेंट से पूछेंगे अबाउट डिटेल द प्रेफरेंस ऑफ द फूड, उसकी लाइकिंग क्या है, उसको कौन सा फूड खाना पसंद है ना। तो कुछ ऐसा कल्चर्स होते हैं, कई पेशेंट्स पर्सन होते हैं जो किसी को नॉन वेज खाना पसंद है, किसी को नहीं है ना, कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाता है, कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाता है, कोई फ्रूट्स वगैरह खाता है, कोई प्रोसेस्ड फूड खाता है ना, कोई जो बाहर के जो भी है फास्ट फूड है या जो भी चिप्स वगैरह हैं, तो इनको जानना ज़्यादा खाना पसंद करता है, लाइक। तो उसकी हैबिट्स वगैरह क्या है, क्या चीज़ें उसको खाना पसंद है क्या नहीं है, विटामिन सप्लीमेंट वगैरह क्या क्या वो इनटेक करता है। इसके अलावा आप उससे इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कोई डाइटरी प्रॉब्लम तो नहीं है। डाइटरी प्रॉब्लम मीन्स कि उसको स्विमिंग में, सोलोविंग में कोई उसको प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, कोई पहले से हिस्ट्री तो नहीं है, या उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ना। तो समटाइम कोई यदि पुअर क्लास है ना, बैगर्स है, तो उसके लिए 3 टाइम खाना खाना, 4 टाइम खाना खाना या कोई फ्रूट वेजिटेबल खाना जस्ट एक विश होता है। तो हर एक वो उसका अफोर्डेबिलिटी स्टेटस क्या है, मीन्स उसका फाइनेंशियल क्या है। देन आफ्टर दैट हम इसमें यदि हमको लग रहा है कि न्यूट्रिशनल आपका अल्ट्रेशन है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, तो हम इसमें एक डायग्नोसिस बनाएंगे, दिस इज द अल्टर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें हम देखेंगे कि बॉडी लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट है ना। जो न्यूट्रिशनल है वो कितना हो गया, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मीन्स की बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए थी, जितना कैलोरी चाहिए थी, तो डेफिशिएंसी है तो उसके लिए आपका बनेगा लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। अब रिलेटेड टू ना, रिलेटेड टू आएगा किस वजह से, तो रिलेटेड टू किस वजह से हो सकता है, नहीं उससे कोई भी डिसीज़ कंडीशन है, लाइक उससे फास्टिंग वगैरह है, उसकी वजह से हो सकता है डिसीज कंडीशन, या फास्टिंग ना, फास्टिंग की वजह से भी होता है। ठीक है, आप कोई खाना नहीं खा रहा है तो उससे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, उसने उपवास रखा है, फास्ट रखा है, नवरात्रि का, रमजान का रोज़ा वगैरह, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए थी उतना वो नहीं मिल पा रहा है जितना उसको रिक्वायरमेंट थी, तो लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। डिसीज कंडीशन मतलब उससे कोई भी डिसीज हो सकती है, उससे निकलने में प्रॉब्लम हो, उसको अल्सर वगैरह हो, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, वट जीआई का कोई भी डिसीज हो सकता है, या उसने फास्ट रखा हो जानबूझ के, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें 2 डायग्नोसिस बना सकते हैं, जिसमें आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बना सकते हैं। और
अगला डायग्नोसिस आप बना सकते हैं अल्टर न्यूट्रिशनल मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ओबिसिटी या डिसीज कंडीशन। इसमें भी सेम है, इसमें आप ओबिसिटी की वजह से कर सकते हैं, भाई किसी को फैट है, मोटापा ज़्यादा है, ओबिसिटी है, तो उसकी वजह से भी अल्टर्ड होता है। अगला है आपका एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। एक्टिविटी उसका इंटॉलरेंस होना बिकॉज ऑफ की जो भी उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो उसमें क्या होना उसका रिलेटेड टू इनएडुकेट इनटेक ऑफ फूड। किस वजह से होना, रिलेटेड टू इनटेक ऑफ इनएडिक्वेट फूड, मतलब कि सफिशिएंट मात्रा में वो फूड का इंटेक नहीं कर रहा है, इसकी वजह से। तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया, राइट। इसके अलावा फिर आप डायग्नोसिस बना के जो भी आपने प्लानिंग की आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक उसको भाई न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी है तो आप उसे एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे, जो भी मेडिसिन वगैरह हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, आईफीस वगैरह हो गया, तो एज पर कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ना। तो दिस इज द, या फिर उसका डाइट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, भाई अभी वो क्या खा रहा था क्या नहीं। अब आपके पास यदि वो हॉस्पिटल में है या आप उसको काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपसे हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में एडवाइस करेंगे कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी और कितना खाना है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं, है ना। कई बार ज़्यादा भी न्यूट्रिशनल ले लिया तो वो भी फिर जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए आपको वर्कआउट करना होता है। तो जितना नेसेसरी है उतना आपको डाइट प्लान बना के पेशेंट को आपको देना होगा। अब हम देखेंगे अगला, डाइट इन द हेल्थ एंड इलनेस। हेल्थ और इलनेस में आपको क्या क्या चीज़ें डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप डाइट, एक क्या होता है, दिस इज द प्ले सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। और डाइट आपकी डिपेंड होती है अकॉर्डिंग टू आपका डिसीज, आपकी सीवियरिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो कई बार हमको जैसे डिसीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, भाई खाना भी हम कम इंटेक करते हैं, बिकॉज कि डिसीज़ की वजह से हम कहते हैं भाई खाना ही नहीं खिला रहा, खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, डिसीज़ कंडीशन की वजह से। कोई भी डिसीज़ हुआ है, कई बार हम हेल्दी हैं तो हम अच्छी तरीके से खाना खाते हैं ना, कभी बार कुछ है, और कई बार साइकोलॉजिकली भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो हम खाना भी नहीं खाते। तो डिसीज़ कंडीशन की वजह से भी क्या होता है, वो भी हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है, कितना हमको न्यूट्रिशन चाहिए, कितना नहीं चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन द हेल्थ कंडीशन एंड पेशेंट एज वेल, मेटाबॉलिक चेंज इन्वॉल्व। देयरफॉर द डाइट यूज फॉर द फीडिंग अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल नीड टू बी अल्टर्ड इन सर्टेन एस्पेक्ट्स such as to make suitable to meet modified nutritional need when individual is suffering from illness. In some illness, the dieting modification involved when individual suffering from a illness. In some illness involve few change, but other several alteration and adjustment may have been made, right? तो as per patient की condition, patient को क्या प्रॉब्लम हुई है, तो डिसीज़ है तो भाई ऑब्वियसली बात है कि कोई भी डिसीज़ हुई है तो उसको जीआई का रहे या कोई भी डिसीज़ रहे, जीआई का होगा तो उसको सीवियर मेल न्यूट्रिशन होगा, डेफिशिएंसी होगी। अदर कोई भी डिसीज़ हुआ है तब भी वो खाना कंज्यूम करना कम करता है, राइट। सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई आपको फीवर होता है तो आप जनरली कम ही खाना खाते हो, राइट। आप हेल्दी हो, हैप्पी हो तो आप खाना 2-3 बार खाओगे, खुश हो तो और अच्छा होटल में जाके बढ़िया सा खाना पीना खा के आओगे, अच्छा है ना। पर यदि आपको साइकोलॉजिकली भी कोई प्रॉब्लम है या अगर आपको कोई भी डिसीज़ है तो आप खाना कम ही खाते हो, तो उसकी वजह से आपको अफेक्ट करता है। इसी तरीके से पेशेंट जब भी आपके पास आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसको रिक्वायरमेंट क्या है, और जो उसको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डाइट को मॉडिफाई करेंगे। इनकेस यदि वो उसकी भाई वो ज़्यादा प्रोसेस फूड खाता है, ज़्यादा बाहर का तला भुना खाना खाता है, फास्ट फूड खाता है, तो आप उससे बोलेंगे भाई जीआई का कोई प्रॉब्लम है तो आज से आपको ये सब बंद करना पड़ेगा। और हॉस्पिटल में तो वैसे भी आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, हॉस्पिटल में जो आपको खाना देंगे वो आप उसे हेल्दी डाइट देंगे, सॉफ्ट डाइट। तो इस तरीके से, और उसे भी बताना है कि आपको घर जाने के बाद भी इस तरीके का खाना आपको नहीं खाना है, ताकि आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। तो आपको इसको फॉलो करना है डाइट को, राइट।
तो इस तरीके से जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बताते हैं ना भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ? तो मेडिसिन के साथ आपको मेडिसिन कैसे लेना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, तो दिस इज द डाइटरी। तो डाइट भी हमारा मेन रोल प्ले करती है आपका इलनेस के लिए और हेल्थ के लिए। अब इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो डाइट इन द हेल्थ एंड इलनेस, अ बैलेंस डाइट help prevent malnutrition and reduce the risk of non-communicable disease like diabetes, heart disease, cancer. The illness dietary adjustment can be support recovery, manage symptom and improve overall health। ठीक है, तो अभी की जो बीमारियां हो रही है, अभी की जो डिसीज हो रही है, ऑलमोस्ट जो 70 to 80% डिसीज है वो लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। लाइक डायबिटीज़ हो गया, राइट, उसके बाद हाइपरटेंशन हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जो भी हार्ट डिसीज हो रही है सब किसकी वजह से होती है, लाइफ स्टाइल की वजह से। मतलब जो पहले के लोग थे तो वो इतना मतलब इतना बीमार नहीं होते थे, है ना। मतलब उस समय देखो इतना ज़्यादा मतलब कि इतना क्या कह सकते, इतना मॉडर्नाइजेशन भी नहीं था, इतना साइंस भी नहीं था, इतना मेडिसिन भी नहीं थी, ना इतना टेक्नोलॉजी था, फिर भी वो कितने हेल्दी रहते थे। आज भी देखा होगा कोई कोई ऐसा एक भाई उसका 100 ईयर हो गया पर फिर भी वो चीज़ और ही स्ट्रॉन्ग है, राइट। वो हमसे ज़्यादा चल लेते हैं, हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज भी है, हर एक चीज़ मतलब कि वो हेल्दी है, फिजिकली वो फिट है, साइकोलॉजिकली वो फिट है। पर अभी हम देखते हैं कि बच्चा छोटे ही है, एडोलसेंस में ही है, 12-15 साल का ही है, 8 साल का ही है, स्कूल जा रहा है और बोल रहा है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मुझे टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। छोटे से बच्चे को हाइपरटेंशन हो गया, छोटे से बच्चे को हार्ट डिसीज हो रही, इवन बच्चे का बर्थ होता है तभी से उसे डिसीज होना चालू हो जाती, बिकॉज ऑफ के लाइफ स्टाइल। अब जो मदर लाइफ स्टाइल फॉलो कर रही है वही आपका ट्रांसफर होता है बच्चे को, जो भी इनटेक कर रही है तो वो बेबीज को भी अफेक्ट करता है, इवन 2 ईयर की एज तक तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो भी आपका अफेक्ट करता है। और इस तरीके से हम जो भी डिसीजेस होती है वो किसकी वजह से हो रही है, लाइफ स्टाइल की वजह से, हमारे डाइट पैटर्न की वजह से, हमारी हैबिट की वजह से, कि हमारी डेली की हैबिट क्या है। हमारा हैबिट इन द सेंस कि मतलब कि नॉट ओनली फिजिकली होना, मतलब साइकोलॉजिकली भी और एज वेल एज आपका बायोलॉजिकली भी। आपकी हैबिट क्या, आप क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते हो, आप खाने में क्या खाते हो, सुबह आप नाश्ते में क्या लेते हो ना, आप उसके बाद आपका रात का खाने का पैटर्न क्या है और क्या चीज़ें खाते हो, खाने के बाद आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ वॉकिंग वगैरह करते हो, या जस्ट आपने खाया और आप जा करके सो जाते हैं। तो बहुत सारी जो भी हमारी हैबिट होती है, लाइफ स्टाइल होती है, उसकी वजह से होता है। तो लाइफ स्टाइल मीन्स कि साइकोलॉजिकली भी और आपका बायोलॉजिकली भी, राइट। तो अब नेक्स्ट हमारा मॉडिफाइड थेराप्यूटिक डाइट। मॉडिफाइड थेराप्यूटिक डाइट आर द टेलर टू मीट स्पेसिफिक हेल्थ नीड। कॉमन मॉडिफिकेशन इंक्लूड एडजस्टिंग कैलोरी, एग्जाम्पल फॉर वेट मैनेजमेंट। अब कैलोरी को हमको एडजस्ट करना है, वेट मैनेजमेंट, यदि हमको वेट गेन करना है तो कैलोरी को हमको इनटेक को ज़्यादा करना पड़ेगा, वेट हमको कम करना है तो कैलोरी हमको कम करनी पड़ेगी, राइट। तो ये उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लाइक आयरन, कैल्शियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो एज पर नीड के अकॉर्डिंग लाइक हमारा आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये जो एलिमेंट होते हैं दिस इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ताकि हमको वेट को इंक्रीज करना है या फिर हमको कम करना है, हमको न्यूट्रिशनल की नीड है तो हम क्या करेंगे, कैलोरी हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका इंटेक हम ज़्यादा करेंगे। इनकेस एच बी कम है तो आप डॉक्टर बोलते हैं भाई एप्पल खाइए, आप उसके बाद आप अनार खाइए, पालक जो होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनको कंज्यूम ज़्यादा कीजिए, टोमेटो खाइए, जिससे कि आपका आयरन है, एच बी है वो इंक्रीज हो। तो एज पर कंडीशन हम उनको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी। अगला है आपका चेंजिंग फूड कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, एग्जांपल सॉफ्ट डाइट फॉर द डाइजेस्टिव इशू। इनकेस आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है ना, आपको एसिडिटी हो रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लाइट डायरिया है, लूज मोशन जो भी है, तो आपको डाइटरी पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा ना। इनकेस कि भाई पेशेंट को डाइजेस्टिव कोई डिसीज है आपको उसको सॉफ्ट डाइट देना पड़ेगा। सॉफ्ट डाइट मतलब कि जैसे खिचड़ी हो गया, आपका उपमा हो गया, दलिया हो गया, रवा हो गया, तो दिस इज द फाइबर डाइट और सॉफ्ट डाइट। आप उससे ये नहीं बोल सकते भाई आप चपाती खाइए या आप क्या बोलते हैं उसको वटेवर, जो भी कोई हार्ड जो डाइट है आप उससे सॉलिड डाइट नहीं दे सकते, आपको उससे सॉफ्ट डाइट देना पड़ेगा नॉर्मल की जगह। देन एक्सक्लूडिंग सर्टेन फूड दैट में एग्रीगेट कंडीशन। अब कुछ ऐसे फूड होते हैं कई बार जैसे भाई कोई एलर्जी है या वो कंडीशन को और ज़्यादा
एग्रीवेट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा उसको ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे फूड को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। भाई किसी को जीआई का कोई प्रॉब्लम है और आप उससे पूछेंगे कि भाई आपने क्या खाया, आप क्या खाते हो, बोलेगा मैं बाहर का खाना ज़्यादा खाता हूँ, फास्ट फूड ज़्यादा खाता हूँ, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, व्हाटएवर, नूडल्स। तो उसे डिसीज़ तो हुई है, अब वो एडमिट हुआ है, तो आप उसे एडवाइस करेंगे भाई ये चीज़ें आपको कम खानी है, आपको बंद करना है धीरे धीरे करके, है ना। तो आप उससे एग्री, और यदि फॉलो नहीं करेगा तो जो आपने ट्रीटमेंट दिया है वो वर्क तो करेगा पर वो 100% नहीं करेगा, पर यदि उसको फॉलो करेगा जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो जो भी मेडिसिन है वो 100% वर्क करेगी। आ रहे समझ। तो जो भी, इसीलिए जो भी हमको बताया जा रहा है हम उसको यदि फॉलो करेंगे तो 100% आपका ट्रीटमेंट भी प्लान है वो वर्क करेगा, और यदि हम फॉलो नहीं करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा पर 100% नहीं करेगा, है ना, इस तरीके से। देन डाइट प्लानिंग एंड सर्विंग। अब आपका जो डाइट का प्लानिंग है जिसमें आपका इफेक्टिव डाइट प्लानिंग इन्वॉल्व एंश्योरिंग न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी इंक्लूड द असेसमेंट न्यूट्रिशन, बैलेंसिंग मील, वेजिटेबल, लीफ, lean protein and whole grains, considering individual preference, cultural factor and budget constraint, right। तो जो डाइट की प्लानिंग है हमको क्या क्या चीज़ें देना है, तो इसमें आपका किस तरीके से डिपेंड करेगा उसकी न्यूट्रिशनल की एडिक्वेसी क्या है, क्या क्या चीज़ें उसकी एसेंशियल हैं उसके अकॉर्डिंग, एंड बैलेंसिंग मील, वेजिटेबल्स आपको पूरा उसको बैलेंस करना पड़ेगा जिसमें आपका आयरन हो, पोटेशियम हो आपका, एंड आपका प्रोटीन्स भी मिले, उसे कार्बोहाइड्रेट भी मिले, वो सारी चीज़ें। एंड कंसीडर इंडिविजुअल प्रेफरेंस। अब कई बार ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का प्रेफरेंस क्या है ना। अब आप जैसे कोई नॉनवेज नहीं खा रहे तो हम उसे क्या बोलना चाहिए, हम उसे ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि भाई आप नॉनवेज इंटेक करो, उसी की जगह हम उसे चेंज करके कुछ और दे सकते हैं। कुछ कल्चरल फैक्टर की वजह से भी होता है, जैसे कि हिंदुइस्ट है या मुस्लिम है, तो मुस्लिम में थोड़ा सा बीफ हो गया तो वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हिंदू उसमें थोड़ा सा बीफ वगैरह खाना, स्पेशली काऊ का या फिर जो बछड़े का, तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन होता है। और उसके अलावा बजट, अब उसका भाई बजट क्या है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो समटाइम वो भी डिपेंड करता है कि वो प्रेफर कर पा रहा है नहीं, या अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं, उसकी वजह से। तो इसके लिए हम उसको डाइट को प्लानिंग करेंगे। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाइट, अब क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ें आपको उसको देना है, टू मेंटेन एंड रिस्टोर गुड हेल्थ। तो क्या करेगी, आपका जो वापस से रिकवरी होने में, आपको कोई भी डिसीज हुई है, इनकेस आपको कोई भी वुंड हो गया ना, आपको इंजरी हो गई है कोई, तो उसको हील करने के लिए भी क्या होता है, आपको हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। हेल्दी डाइट आप जितना लेंगे तो बॉडी क्या करती है, इटसेल्फ खुद ही हील करती है। समटाइम छोटी मोटी इंजरी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर से आप एडिशनल कोई सप्लीमेंट लें, आप हेल्दी डाइट लेते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं, उसके बाद खुद ही कैपेसिटी होती है वो अपने आप को हील कर सकती है ना। तो खुद ही वो हील करती है, साइकोलॉजिकली भी या बायोलॉजिकली भी, कोई भी डिसीज़ है फिजिकली, तो बॉडी इटसेल्फ हील करने की कैपेसिटी रखती है, कुछ परसेंट तो वो खुद ही हील करती है अपने आप को। तो बॉडी खुद हील कर लेती है। देन आपका टू प्रिवेंट मैनेज डिसीज़, अब डिसीज़ को मैनेज करना होगा ताकि हम जो भी उसे हम प्रिवेंट कर पाएँ डिसीज़ को होने के लिए। टू मीट इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड वाइल कंसिडरिंग लाइफ स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल नीड, टू मीट इन न्यूट्रिशनल नीड वाइल कंसिडरिंग लाइफ स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल, अब उसका हमको जो न्यूट्रिशनल की नीड है वो हमको उसको एडवाइस करना पड़ेगा या उसको हमको बताना पड़ेगा किसके बेसिस पर, उसका डेली का एक्टिविटी क्या है, उसका लाइफ स्टाइल लेवल क्या है, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है वो सिर्फ घर में खाना पीना खाता है, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है और सो जाता है, फिर उठता है, फिर वही रिपीट करता है, तो उसे हम ज़्यादा प्रोटीन या ज़्यादा हेल्दी डाइट भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसको लूज मोशन हो जाएगा, उसका जीआई सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना हम उसे न्यूट्रिशन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे, उसको उतना एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे जो लोग जिम जाते हैं तो उनका डाइट एक प्लान अलग ही होता है ना, कोई जाता होगा ना, आपको पता होगा, तो उनका डाइट प्लान एक अलग होता है, क्योंकि वो वर्कआउट कर रहे हैं तो उतनी बॉडी को क्या होता है, एनर्जी और कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी ज़्यादा आपको लेना होता है, फिर वो मसल्स भी गेन करता है हालांकि। तो इस तरीके से जितना बॉडी का हमारा लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमको इनटेक करना पड़ता है। फूड टू दी अवॉइडेड, फूड आपको कौन कौन सी फूड हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जनरली कुछ कॉमन फूड है, लाइक आपका शुगरी ड्रिंक एंड ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, राइट। जो ड्रिंक होती हैं, स्पेशली जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, स्टिंग्स वगैरह हो गया, उसके बाद थम्स अप आता है,
और पता नहीं क्या क्या आता है, थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया। तो जितनी भी जो ड्रिंक आती है, हाँ, तो इस तरीके की ड्रिंक हमको अवॉइड करना है। इस तरीके की हमको ड्रिंक नहीं लेना है। आप हेल्दी हैं तो भी अवॉइड करें, कोई आपको डिसीज़ है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तब तो आपको अवॉइड करना ही करना है। और तो इसमें 1 लीटर में 15 से 16 चम्मच इसमें शुगर होती है। जो भी शुगरी ड्रिंक है या शुगर से बनी हुई जो ड्रिंक है, लाइक क्या क्या आता है, जैसे कि थम्स अप हो गया, हाँ थम्स अप हो गया, फ्रूटी हो गया, है ना, फ्रूटी हो गया, मैंगो जूस हो गया, ठीक है, या और भी कुछ कुछ आता है, मुझे तो पता नहीं। तो ये सारी ड्रिंक को हमको क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ये मतलब कि 500 ml की आपकी है या फिर 1 लीटर की है, तो 500 ml की जो होती है इसमें कितनी आपकी 16 से 17 चम्मच क्या होती है, शुगर होती है। क्या होता है, शुगर। और इसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर इसको पहले बॉईल करते हैं बहुत ज़्यादा। इसका टेम्परेचर, जैसे हम चाशनी बनाते हैं, इसको हाई टेम्परेचर पे पूरा बॉईल करते हैं। और इसमें जो वाटर रहता है, वाटर के अलावा इसमें एडिशनल शुगर रहती है, और जो इतना शुगर मतलब बहुत ज़्यादा है ये बॉडी के लिए, तो इतना बहुत ज़्यादा शुगर रहता है, हाई टेम्परेचर पर उसको बॉईल करते हैं। और इसमें आपका ये क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बॉडी के लिए हानिकारक होता है ना, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। और ये जो सेम कंटेंट है, पोटेशियम जो आता है आपका, जो हार्पिक आता है या कोलगेट आता है, तो उसमें भी ये होता है ना। तो इसको हमको अवॉइड करना है, हाइपोक्लोराइड को और पोटेशियम को। जितना हम उसे कम करेंगे वो आपका अच्छा रहेगा। तो जो इसमें हम देखते हैं कि हम उसको ओपन करते हैं ना, सेलिब्रिटीज़ वगैरह ऐड करते हैं टीवी पे आके, आज कुछ तूफानी करते हैं अभी समर सीजन चल रहा है, तो अभी आ रहा होगा, वो पहाड़ पे ऐसा गाड़ी चलाता है और फिर उधर से कूदता है ना, कुछ कुछ शाहरुख खान, सलमान खान। तो मतलब वो कभी नहीं पीते। उनसे आप पूछना कभी कि क्या आपने ये ड्रिंक पी है या क्या आप अपने बच्चों को देंगे, तो कभी नहीं देते वो, ना वो पीते। उनका वाटर भी जो आता है मिनरल वाटर्स रहता है 500 लीटर वाला, है ना, तो हर एक चीज़ सेलेक्टिव चीज़ें लेते हैं। और हमको नेशनल टीवी पर आकर के एक एनकरेज कर रहे हैं कि भाई आप थम्स अप पियो या आप गुटखा खाओ, है ना, या आप सिगरेट पियो, राइट। तो दिस इज़ द नॉट रियल सेलिब्रिटी, ये रियल सेलिब्रिटी नहीं है, पर हमने उनको बना दिया है। तो कभी भी हमको इस तरीके से फॉलो नहीं करना है। इसी की जगह आप जैसे माजा ले रहे हैं या आप कोई फ्रूटी ले रहे हैं, उसकी जगह आप बाहर शॉप पर जाएं, 20 रुपए का आप नॉर्मल जो जूस है उसको पिएं। वो ज़्यादा स्लाइसी होगा, वो ज़्यादा टेस्टी होगा। जो आप फ्रूटी या माजा लेंगे बोतल में, आप थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चल भाई ले लेते हैं, तो वो उतना कब का वो पैक करके रखा है, कैसे पैक किया है, वो हमको नहीं पता है, ना उसका कुछ एक्सपायरी ना कुछ, और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उतना हमारे बेनिफिशियल नहीं होगा। जो नेचुरल फूड होता है वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो नेचुरल फूड आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जो भी हम बाहर से हम चिप्स वगैरह लेते हैं, वेपर्स लेते हैं, कुरकुरे लेते हैं, तो ये कुछ भी टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। कुछ भी उससे हमको कैलोरी, कुछ भी एनर्जी नहीं मिलती है। उसी की जगह जो हम डायरेक्टली जो फूड है, डायरेक्टली फूड की मतलब कि जो ऐसा फूड जो कि डायरेक्ट हम उससे ले रहे हैं, जैसे कि बनाना चिप्स की जगह डायरेक्ट बनाना खाओ ना, या फिर हम दूसरी क्या चीज़ें लेते हैं, जैसे कुछ जो पॉपकॉर्न से बनी हुई कुछ कॉर्नस है, या उसकी जगह डायरेक्ट आप पॉपकॉर्न खाएं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। देन तो प्रोसेस फूड मतलब उसको प्रोसेस करके फिर बनाया है। तो डायरेक्ट जो हम मैंगो खाएंगे वो एक अलग रहेगा, मैंगो का जूस हम घर में बना के या बाहर से खाएंगे तो वो एक अलग रहेगा। पर जो एक प्रोसेस्ड करके बनाए तो उसमें केमिकल मिक्स करते हैं, बिकॉज कि उसको प्रिजर्व करना होता है। अब आप घर में कोई भी बनाएंगे तो 24 घंटे बाद क्या होता है, ख़राब हो जाता है, जनरली देखा होगा। और आप एक कभी ऑब्जर्व करना, आप एक मिठाई लेके आना स्वीट्स, है ना, और दोनों को रख देना। आप जो आप एक जो आपकी स्वीट की दुकान है वहाँ से लेकर के आना, और एक आप घर में बनाना और उसको इधर रख देना आपके किचन में। तो जो आपने घर में बनाई है आप देखेंगे उस पर बहुत सारी चींटियाँ करके लग रही है, चींटी उसको खा रही है। और जो आप लेकर के आए हैं बाहर स्वीट्स की शॉप से, उस पर चींटी भी नहीं आती है, चींटी उससे दूरी भाग जाती है ना। तो उसमें केमिकल, मतलब उसे चींटी खाना भी पसंद नहीं कर रही है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो केमिकल डाल के उसको प्रिजर्व करते हैं, उसमें हाईली प्रोसेस्ड होता है, उसमें केमिकल होता है, उस पर कभी भी चींटी भी नहीं लगती, इतना उसमें के अंदर केमिकल्स होता है।
ठीक है। तो प्रोसेस्ड फूड आपको अवॉइड करना है, जिससे मैंने बताया प्रोसेस्ड फूड आपके क्या होते हैं, है ना, जिनको हाईली प्रोसेस्ड करके, जिनको मॉडिफाई करके बनाया जाता है। चिप्स वगैरह हो गए, कुरकुरे हो गया, आपका फ्रूटी जूस हो गया, पैकेट वाला पैक्ड फूड। एंड डीप फ्राइड फूड, दूसरा क्या अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड क्या होते हैं, व्हाट इज डीप फ्राइड फूड? गुड। एंड एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट, इसको तो आपको अवॉइड करना है। प्रोसेस फूड मैंने बता दिया, जो भी चिप्स वगैरह होती है, कुरकुरे वगैरह हो गया, वेपर्स वगैरह हो गया। डीप फ्राइड फूड, जो हम बहुत ज़्यादा ऑयल में उनको फ्राइड करते हैं, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, बड़ा पाव हो गया, तो ये डीप फ्राइड फूड आते हैं। उसके बाद बड़ा पाव भी प्रोसेस फूड, जो पाव है वो प्रोसेस फूड के अंदर आता है। एक्सेस सॉल्ट, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर नमक हो, ऐसे फूड को हमको अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन होने के चांस होते हैं, और जो हार्ट डिसीज़ जितनी भी होती है, ब्लॉकेज वगैरह हो गया, है ना, हार्ट डिसीज़, हार्ट अटैक हो गया, सीबीए हो गया, ये सारी यही सब फूड की वजह से होती है ज़्यादातर। लिपिड बढ़ता है ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ के केस होना। तो दिस इज द कॉजेस ना, इस कॉजेस की वजह से होती है, सारी डाइट इनटेक करने की वजह से। कार्डियक पेशेंट के लिए हम क्या क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं? ऑयली नहीं खा सकते, उनको सॉफ्ट डाइट दिया है, जूस पे रखने हैं बस। सो कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिसीज़ होती है, उनमें हमको खाने पीने का, लाइफस्टाइल का, खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वो क्या करती है, जैसे कि आपने जस्ट की भाई ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और आपने कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ले रहे हैं, आप लिपिड ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो ब्लड के अंदर मिक्स हो रहे हैं, और यहाँ पर आकर के उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आकर के जमते जा रहे हैं। अब इतना जम गया, फिर आपने और ले लिया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, धीरे धीरे करके यहाँ तक था, तब तक आपको कुछ पता नहीं चला, आप बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा खा रहे हैं, फिर और हो गया, फिर थोड़ा सा और हो गया, इधर भी आपने ध्यान नहीं दिया, फिर और हो गया। अब बच्चा जरा सी जगह बची, अब यहाँ से तो भाई ब्लड इधर जाना चाहिए ना, तो जितना अमाउंट में ब्लड है इधर से तो इधर नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इधर से इधर आपका ब्लड फ्लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, ठीक है। अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर बोलता है भाई 1 लाख रुपए जमा करो, है ना, एंजियोग्राफी कराओ। फिर क्या करेंगे आप? डॉक्टर अंदर एक दूरबीन डालता है, आपके फ्लेक्सिबल ट्यूब डालता है, इसमें कैमरा रहता है, जिसमें वो देखता है कि इधर आपका कोलेस्ट्रॉल जमा है ना, उसी का पैसा हो गया 1 लाख। फिर बोलता है कि आपको बाईपास करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से आपको ब्लड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये हटना होगा तो पॉसिबल होगा तो हटा देगा, नहीं तो बाईपास करके यहाँ से कट करके आर्टरी को, दूसरी इसको यहाँ से कट करके हटा के वापस इधर से जोड़ देगा, तो ये हो गया बाईपास। इसके लिए बोलेगा 3 लाख रुपए जमा करो, है ना। तो इस तरीके से आपके 4-5 लाख रुपए खर्च हो गए, और इसी की जगह आप थोड़ा सा खाना अच्छा खा लेते, पहले ही लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन कर लेते, तो इधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो ये चीज़ें भी पहले से पता चलता है, पर व्यक्ति उसे अवॉइड करता जाता है, कंफर्ट जोन में, लेजीनेस क्या, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मतलब अचानक से कुछ नहीं होता। कोई मेल न्यूट्रिशन भी हो रहा है तो एकदम से नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं भाई एक दिन में ही वो बिल्कुल उसका वेट 60 किलो से 30 किलो पे आ गया, ऐसा नहीं होता। या किसी को फैट भी हो रहा है तो 30 किलो से डायरेक्ट 80 किलो पे नहीं जा रहे हैं, वो उसे पता होता है भाई मेरा क्या है, कंडीशन है क्या है, पर वो एक लेजीनेस, एक कंफर्ट जोन में हमारी एक मेंटेलिटी होती है भाई चल रहा है काम, चल रहा है काम, चल रहा है काम, है ना। ठीक है, एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। तो एक बार क्या रहता है, एक डॉग रहता है, ठीक है, एंड हाँ डॉग की लेके चलते। तो एक डॉग रहता है और वो एक खील जो मतलब कि खील कैसा कह सकते हैं,
एक खील पर रहता है, मतलब एक नुकीली कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, खील है, तो उस पर बैठा रहता है और मतलब कि वो बैठा रहता है, एडजस्ट करता है, उसको चुभती रहती है, चुभती रहती है, चुभती रहती है। कहता है यार अभी इतना भी नहीं चुभ रही है, ठीक है चलेगा, फिर भी बैठा रहता है, फिर भी नहीं हटता है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा चुभने लगती है, अरे अभी इतना भी नहीं चुभ रही है, अभी चल रहा है काम। फिर एक समय इतना आता है कि उसको इतना चुभ जाती है, पूरा उधर उसको बुंद हो जाता है और धीरे धीरे करके वो पूरा पैरालाइज हो जाता है ना। तो हम मतलब तभी तक वो कंफर्ट जोन, मतलब पेन तो हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, पर इतना भी नहीं हो रहा है कि उधर से मैं उठ जाऊं। अरे समझ, मतलब आप इधर बैठे हो कोई और इसके वहां पर कोई खील है जो आपको चुभ रही है, आपको पेन हो रहे हैं, पर आप कह रहे यार इतना भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ से उठ करके चला जाऊं, मतलब बिकॉज ऑफ की कंफर्ट जोन कि यार नहीं इतना भी नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ उठना चाहिए, हाँ आलसी लेजीनेस कह सकते हैं, राइट। तो पेन तो हो रहा है पर इतना भी नहीं हो रहा है कि मुझे यहाँ से उठना चाहिए। तो ऐसे ही हम फैट है या कोई भी चीज़ें हैं तो हम कहते हैं यार चलो इतना भी नहीं है कि मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, राइट। तो धीरे धीरे करके अभी थोड़ा सा था तो थोड़े से ज़्यादा हो जाता है, और अभी वो 10-20 हज़ार में काम हो जाता है, 10-20 हज़ार से वो 2-3 लाख पर पहुँच जाता है, राइट। तो यही सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब भी डिसीज़ या आप हेल्दी होते हैं तो ठीक है, हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा पेशेंट होता है उसके लिए कौन कौन सी डाइट हमको होना चाहिए। कितना मिनट हो गया? ओके ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, हम मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम गुड बाय, गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन यू मे आस्क और यू कैन लीव योर कमेंट। थैंक यू। ओके, पॉज कर दो।